नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। आज की बात की शुरुआत करते हैं चंदौली में जो खबर सामने आई है। पुलिस की दबिश के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की मौत पर सियासत तेज हो गई है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने चंदौली जाएंगे। ये अहम खबर है। अखिलेश यादव आज चंदौली के मनराजपुर जाकर ये मुलाकात करेंगे। सुबह 10:40 करीब वो लखनऊ से चंदौली के लिए रवाना होंगे। तो देखिए, गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद से सियासत गर्म है, क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में है। इस पर जांच चल रही है और अब इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव चंदौली जाएंगे, कन्हैया यादव के परिवार से मुलाकात करेंगे और अब इस पूरे मामले पर कितना एक्शन लिया गया है ये भी वो जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई। दबिश देने के लिए कन्हैया यादव के घर गई थी पुलिस और वहां से जब वापस आती है तो उस घर में एक लाश मिलती है कन्हैया यादव की बेटी की। इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, लेकिन इसी बीच सियासत भी चल रही है। आपको बताएं, अखिलेश यादव 10:40 पर रवाना हो जाएंगे लखनऊ से चंदौली के लिए। यह खबर आ रही है और गंभीर आरोप लगे हैं पुलिस के ऊपर। कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं और इसी क्रम में अखिलेश यादव चंदौली जाएंगे। पूरा मामला परिवार के जुबानी समझेंगे और वाराणसी भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ये खबर आ रही है। जिला जेल में बंद कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है और दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिलने का ये कार्यक्रम होगा अखिलेश का। और आपको ये बताते चले, 2:45 पर वाराणसी से लखनऊ के लिए फिर से रवाना हो जाएंगे अखिलेश यादव। तो विपक्ष की भूमिका में इस वक्त अखिलेश यादव चंदौली दौरे की खबर है और इसके साथ ये जान लीजिए, सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए वो वाराणसी का भी रुख करेंगे। जो कार्यकर्ता जेल में बंद है उनसे भी मुलाकात हो सकती है उनकी। वक्त बताया जा रहा है दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिलने का और 2:45 पर वाराणसी से लखनऊ के लिए वो रवाना भी हो जाएंगे। अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे वाराणसी में कार्यकर्ताओं से। जो कार्यकर्ता जेल में है उनसे भी मुलाकात की खबर आ रही है और इसके बाद 1:30 बजे से 2 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है। उनसे बातचीत करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे और 2:45 पर वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की ये पूरी कवायद, जहां सरकार को घेरने के लिए कानून व्यवस्था पर सवाल जो उठ रहे हैं, इसके लिए चंदौली पहले रुक करेंगे। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, उनकी आप बीती सुनेंगे, समझेंगे। इसके बाद रुक करेंगे वाराणसी का, अपने कार्यकर्ताओं का हालचाल जानेंगे। जो जेल में बंद है उनसे मुलाकात करेंगे। अब बात समाजवादी पार्टी की नई रणनीति की। माना यह जा रहा है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को आगे करके सपा अपनी रणनीति तैयार करेगी। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की सक्रियता को देखते हुए सपा अब सचेत हो गई है और पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जरिए नए सिरे से गोलबंदी शुरू की गई है। समझिए, पुराने नेताओं और जनता तक मुलायम सिंह यादव का संदेश पहुंचाना और अपनी रणनीति पहुंचाना, ये मकसद बताया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों मुलायम सिंह यादव का पार्टी कार्यालय में संबोधन इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले नगर निगम चुनाव में सपा इसी रणनीति से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की योजना बना रही है। और आपको ये बताएं कि हाल ही में सपा दफ्तर पहुंचे पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने यह कहा कि प्रदेश में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं जिनके बीच मुकाबला है, वो है बीजेपी और सपा। तीसरे मोर्चे पर कोई बातचीत नहीं है। तो जिस तरीके से सपा से ही निकल करके तीसरे मोर्चे के खड़े होने के कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीति की गलियारों में खूब चर्चा है, हो हल्ला है। इस पर सपा संरक्षक का पार्टी दफ्तर आना और ये कहना कि लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में है और अगले चुनाव की तैयारी में सपा के कार्यकर्ता जुट जाएं, ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और अब सियासी गलियारों में किस तरीके के चर्चे हैं, क्या हलचल है, ये समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा से। तो शैलेश, ये क्या माना जाए कि अब सपा संरक्षक को सामने ला करके सपा ये क्लियर करना चाहती है कि 2 ही बड़े दल हैं जिनके बीच लड़ाई है?
बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए जिस समय 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके बाद लगातार 2 चुनाव सपा हारी है, 2017 का भी और 2022 का भी। यानी कहीं ना कहीं, और इन दोनों चुनाव में अगर आप देखें खासतौर से 2022 में, तो नेताजी की जो भूमिका थी वो बहुत ज़्यादा ही रही, संरक्षक के रूप में रहे, गिने चुने मौक़ों पर नजर आए, लेकिन पूरी तरह से जो कमान थी वो संभाली अखिलेश यादव ने। लेकिन अब कहीं ना कहीं शायद पार्टी को भी ये लगता है कि जो नेताजी का चेहरा है वो काफ़ी बड़ा है और उसके आधार पर आगे अपनी पूरी बिसात बिछाई जा सकती है, उन्हें आगे किया जा सकता है। एक चीज़, दूसरी बात अगर देखिए तो वो ये कि जब से चाचा भतीजे के बीच में इस तरह का पूरा विवाद देखने को मिला है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक वो धड़ा रहा, जब दो खेमे में बटे सपाई, तो एक धड़ा शिवपाल यादव के साथ आ गया और एक रह गया अखिलेश यादव के साथ। लेकिन जो शिवपाल यादव के साथ आए उनमें बड़ी संख्या में ऐसे पुराने नेता भी थे जो ये मानते थे कि हम भले ही शिवपाल यादव के साथ जा रहे हैं लेकिन हम मुलायमवादी हैं, समाजवादी नहीं, मुलायमवादी। वो बात इसलिए करते थे क्योंकि लगातार देखिए शिवपाल यादव भी कहते रहे कि नेताजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, वो हमारे साथ पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो जो ये एक मैसेज था वो उन पुराने सपाइयों में भी था जो बाद में प्रसपा के साथ आ गए। लेकिन अब जबकि शिवपाल यादव की अभी हाल ही में देखिए तल्खी देखने को मिली, जब शिवपाल यादव ने ये बात उठाई, आजम खान का मुद्दा उठाया, तो ये तक कहा कि अगर नेताजी चाहते, कोशिश करते, नेतृत्व करते तो इस मुद्दे को लोकसभा में उठाते, धरने पर बैठते, पीएम उनकी बात सुनते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने नेताजी पर भी सवाल खड़े कर दिए, उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी इस चीज़ को अपने लिए बेहतर मान रही है, उसे लगता है कि अब पूरी तरह से अगर नेताजी को आगे लाया जाता, उनके चेहरे को आगे रखा जाता है, तो जो लोग ये मुलायमवादी वाले हैं उनको भी एक मैसेज जा चुका है कि अब शिवपाल की जो तल्खी है वो सिर्फ अखिलेश यादव के साथ नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है वो नेताजी के साथ में भी है। और ऐसे में इस चीज़ को अब सपा कहीं ना कहीं कैश कराने की तैयारी में है। आप इसे देख सकते हैं, देखिए चाहे शिवपाल के साथ सफाई हो या अखिलेश के साथ सफाई हो, उन सबका सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं मुलायम है और उनके जरिए ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि तीसरा मोर्चा जैसी कोई चीज नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे डिटेल लेंगे। और अभी खबर ये है कि प्रदेश के 33,000 किसानों को बहुत जल्द कर्ज माफी की सौगात मिलने वाली है। कृषि विभाग सीएम योगी को 33,408 किसानों की कर्ज माफी का प्रस्ताव भेजेगा। सूबे के 19 जिलों के किसानों का 200 करोड़ का कर्ज माफ होगा और योगी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के लिए 9 जुलाई 2017 को फसल ऋण मोचन योजना लागू की थी। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करके सर्टिफिकेट दिया गया था और करीब 86 लाख किसानों के ऋण माफ हो चुके हैं जो इस दायरे में आए। लेकिन अब 33,408 किसान बाकी रह गए थे, उनके लिए ऋण माफी की ये खबर आ रही है। कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने भी इस मामले में जवाब तलब किया था। ऋण माफी योजना जो 2017 में हमने इसके एक लॉट को देखा था, माना जा रहा है कि बहुत जल्द 33,000 के करीब किसान भी इसके दायरे में आएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वाराणसी से आई खबर, जहां ज्ञान व्यापी के श्रृंगार गौरी केस पर आज सुनवाई होनी है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर बदले जाने की जो याचिका है, इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। कोर्ट कमिश्नर के साथ दोनों पक्ष के लोगों ने सर्वे किया है। 6 और 7 मई को ज्ञान व्यापी परिसर में सर्वे किया गया। 6 मई को लगभग 4 घंटे के आसपास सर्वे हुआ। 7 मई को केवल 2 घंटे ही सर्वे का काम हो पाया। सर्वे को लेकर ज्ञान व्यापी परिसर में विरोध हुआ था और 7 मई को प्रतिवादी पक्ष ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर बदलने की बात कही और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है कि कोर्ट कमिश्नर बदलने का ये मामला जो एक पक्ष ने सामने रखा है, जिसके लिए अदालत तक वो पहुंचे हैं, उस पर सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर बदलना है या फिर नहीं। तो आज ज्ञान व्यापी विवाद पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन इससे ठीक पहले ज्ञान व्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा करने वाली 5 महिलाओं में से मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह अपना केस वापस ले सकती हैं। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि बाकी 4 याचिकाकर्ता ज्ञान व्यापी मामले पर अपनी मांग पर कायम हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी विवाद में देखा यह जा रहा है कि यह पूरा विवाद अहम मोड़ पर आ चुका है। तब मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह आखिर क्यों अपनी याचिका वापस लेने का फैसला ले रही हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो जिन 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर जाकर के पूजा की याचिका डाली थी, उनमें से मुख्यवादी रही हैं राखी सिंह। ये अपना नाम वापस ले सकती हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये नाम वापस क्यों ले रही हैं, इसका जवाब नहीं आया है। सीता साहू हैं याचिकाकर्ता, मंजू व्यास हैं, कुल 5 महिलाएं हैं जिन्होंने
श्रृंगार गौरी मंदिर जाकर के पूजा करें, इसके लिए याचिका दी थी। और सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि केस से जुड़े अहम मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से 6 याचिकाओं को वापस लेने की तैयारी चल रही है, जिसका ऐलान जल्द हो सकता है। केस के वादियों का दावा है कि इस मसले में राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हो सकती हैं। उन्हें इस बात का शक है और इसी वजह से राष्ट्रहित में ये केस वापस लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारियों ने इस केस में राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा फंडिंग की भी आशंका जताई है। तो क्या है ज्ञान व्यापी पर सनातन सस्पेंस, चलिए समझते हैं। देखिए, कोर्ट में है ज्ञान व्यापी मस्जिद से जुड़े कुल 6 मामले और सबसे ज्यादा चर्चित श्रृंगार गौरी से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी केस में कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था और इसके अलावा सभी याचिकाएं विश्व वैदिक सनातन संघ के समर्थकों ने दायर की हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ ने सभी 6 केस वापस लेने के संकेत दे दिए हैं। तो याचिका वापस लेने का अंतिम फैसला जितेंद्र सिंह बिसेन करेंगे, ये भी अहम जानकारी है। विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह बिसेन और केस के याचिकाकर्ताओं का दावा, बिसेन का फैसला ही वो मानेंगे, वही अंतिम फैसला होगा। ठोस वजह बताने में हिचक रहे हैं विश्व वैदिक सनातन संघ के नेता, ये भी बड़ी जानकारी है। विश्व वैदिक सनातन संघ का दावा यह है, माहौल खराब कर रहे हैं देश विरोधी तत्व। ये कौन है, इसकी डिटेल्स वो नहीं देना चाह रहे हैं। देश विरोधियों को इसका फायदा वो उठाने नहीं देंगे, ये कहना है विश्व वैदिक सनातन संघ का। और कोर्ट में आज सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। सभी 6 केस वापस लेने पर सस्पेंस जो है वो अभी भी कायम है। ज्ञान व्यापी मामले से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में एक नया मोड़ भी आया है। वो नया मोड़ क्या है, वो भी जरा जल्दी से समझिए आप। वो ये है कि 5 वादियों में से एक वादी ने पहले ही केस वापसी के संकेत दे दिए हैं और अब इस पूरे मामले पर किस तरीके की हलचल है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी नीतीश से। नीतीश, 2 तरीके से चल रहा है। एक तरफ से सनातन संघ की चीजें जो चल रही हैं कि ये भी केस वापस ले सकते हैं, दूसरी चीज राखी सिंह अपना केस वापस लेने की खबर आ रही है। कितना दम है इन खबरों में, इन दावों में जो सुगबुगाहट चल रही है? लता, अगर खबरों के दम की बात कर ले तो बाकी इस पूरे सनातनी सस्पेंस है, इसके मुख्य बिंदुओं की चर्चा आपने कर दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज इसी कोर्ट में पहली जो आज सुनवाई होनी है, जिस पर कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष गया है और यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ एक याचिका दाखिल की गई और इसके साथ ही वो वाद के साफ तौर पे कहा गया कि आज दोनों जो पक्ष है वो अपना अपना पक्ष रख लें। लेकिन आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं उलझा सा नजर आ रहा है। उलझा सा इसलिए नजर आ रहा है कि जब जो वाद है, जो पूरा मामला है, अपने आप में हाइप पर आता है। जो ज्ञानवापी परिसर है, जो श्रृंगार गौरी मंदिर का मामला है, अब सर्वे की दूसरे दिन और आज कोर्ट में मामला है। ऐसी स्थिति में जो मुख्य याचिका करता है राखी सिंह, वो कह रही है कि हम अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, बाकी 4 एक साथ हैं। जब उनसे बातचीत की तो वो ये कह रही है कि हमारी राखी सिंह से बातचीत नहीं हो रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर 5 वादी हैं और 5 वादी में 4 की आपस में बातचीत नहीं हो रही है और 4 की बातचीत हो रही है और एक से जो बातचीत है वो चारों की नहीं हो रही है, तो ये बड़ा सवाल है, आखिर राखी सिंह अपना हाथ पीछे क्यों खींच रही हैं। इसके अलावा जो दूसरी खबर आपने दर्शकों को बताई है कि एबीपी गंगा के पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि विश्व वैदिक सनातन संघ के नेतृत्व में चल रहे 6 मुकदमों पर वापसी का फैसला ले सकता है विश्व वैदिक सनातन संघ। तो इस वापसी के पीछे की वजह क्या है? जब हमने इन लोगों से बातचीत की तो इसमें साफ तौर पर यह समझ में आया है कि इनके अनुसार देश विरोधी ताकतें इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं हाथों हाथ ले रही हैं। यहाँ तक आपको बता दूं, एबीपी गंगा के पास सूत्रों के हवाले से खबर है, 2 बड़े एंगल हैं और इस पूरी बड़ी तस्वीर पर हमारी नजर रहेगी और जो भी डिटेल आएंगे हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया नीतीश। तो देखिए, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। मुरादाबाद पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। काशी, मथुरा और आगरा में चल रहे विवाद को लेकर संवाददाता उबैदुर रहमान ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने जवाब में क्या कहा कि कहीं कोई विवाद है ही नहीं।
मतलब का दिल्ली सरकार। तो देखिए, भाजपा सांसद से बातचीत हुई है एबीपी गंगा की। सवाल यही किया गया कि जगह जगह जो विवाद है उस पर आपका क्या कहना है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सिर्फ आप और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, आपने कहा कि सभी समाज को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो जिस तरह से समाज में आजकल चल रहा माहौल, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा हो, मथुरा का मुद्दा हो, अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये लोग कौन है? ये ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, मैं खैर खुद कह रहा हूँ, लेकिन कभी आपने लीडरशिप की बात सुननी, हर चीज़ में आपको लीडरशिप की बात सुननी चाहिए, इसलिए कि डिसीजन मेकर लीडरशिप होती है। कहने के लिए बहुत सारे लोग मीडिया में आप जैसे लोग चमकाने की कोशिश करते हैं और वो चमकने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं वो नेक्सस को ख़त्म करना चाहिए। मीडिया को भी एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के नाते ऐसे लोग जो गलत बयानी से काम लेते हैं उनको ना दिखाने, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी समाज के हो, किसी पूजा पद्धति में और या किसी धर्म में विश्वास रखते हो, लेकिन ऐसे लोगों को जो गलत बयानी से काम करते हैं उसको आप जैसे लोग कहीं ना कहीं बाइकआउट करना चाहिए। बात करते हैं सीएम योगी की, जो इन दिनों फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी अपने 2 दिनों के बुंदेलखंड दौरे से वापस लखनऊ लौट आए हैं और मुख्यमंत्री लखनऊ में ही आज रहेंगे। लखनऊ का अलग अलग लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके साथ ही सीएम कुछ बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। तो 2 दिन का बुंदेलखंड दौरा, उससे पहले 3 दिन का उत्तराखंड का दौरा और उसके बाद अब लखनऊ में कई मीटिंग सीएम योगी की। चलिए अब बात करते हैं यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की। इनकी मीट फैक्ट्री ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और मेरठ विकास प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण ने इस ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। लेकिन इस पर कहां तक आगे पहुंची है कानूनी कार्रवाई, ये तमाम जानकारी मोहम्मद मोइन से लेते हैं। जी मोइन, क्या अपडेट? देखिए, आज दोपहर 2 बजे के करीब इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। आज तक कोर्ट ने स्टे लगा रखा है ध्वस्तीकरण आदेश पर, और जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल सरकार का पक्ष रखेंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से हाजी याकूब कुरैशी की जो अर्जी है उसका विरोध किया जाएगा और ये देखने वाली बात होगी कि हाजी याकूब कुरैशी को इस पूरे मामले में राहत मिलती है या नहीं। हालांकि उनके खिलाफ और उनके परिवार वालों के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई थी उसके विरोध में जो अर्जी दाखिल की गई थी उस पर परिवार को राहत नहीं मिली थी और याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण का आदेश है उसमें राहत पाने के लिए जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें हाजी याकूब कुरैशी को कोई राहत मिल पाती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं। बिल्कुल, पुलिस को उधर लगातार उनकी खोज है, तलाश है, कुर्की की कार्रवाई, इनाम घोषित करने की प्रक्रिया, इन तमाम चीजों पर चीजें चल ही रही हैं। लेकिन इस बीच आज किस तरीके की राहत मिलती है या नहीं मिलती है, सुनवाई पर निर्भर करेगा। शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी के लिए। आपको बताएं, आज अमेठी के दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। आज 2 दिन के संसदीय क्षेत्र के दौरे पर वो आएंगी। बताया जा रहा है दोपहर 12:30 बजे जगदीशपुर ब्लॉक के दिचौली पहुंचने का कार्यक्रम है और 3:30 बजे मुसाफिर खाना के दादरा में कार्यक्रम में वो शामिल होंगी और शाम 6 बजे संग्रामपुर ब्लॉक में करनाईपुर में गांव में जन चौपाल करेंगी, लोगों से मुलाकात करेंगी, उनकी समस्याएं सुनेंगी। संसदीय क्षेत्र के दौरे की खबर आ रही है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगी अपने संसदीय क्षेत्र और जगह जगह उनका कार्यक्रम है। शेड्यूल की बात करें तो 12:30 बजे जगदीशपुर ब्लॉक के दिचौली पहुंचने का कार्यक्रम है। 3:30 बजे मुसाफिर खाना के दादरा में कार्यक्रम है जहां वो शामिल होंगी और शाम 6 बजे संग्रामपुर ब्लॉक के करनाईपुर गांव में जन चौपाल का कार्यक्रम है, जिसमें मौका मिलता है सांसद जी से मिलने का, तमाम लोगों को अपनी बातें रखने का। तो दो दिन का ये दौरा है कुल स्मृति ईरानी का, केंद्रीय मंत्री का। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गलत बताया है। भारत में कोरोना से मौत के इस आंकड़े को लेकर कहा कि वो इन आंकड़ों को सही नहीं मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूपी की चिकित्सा सुविधाओं पर भी बात की है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हम होने देंगे। हम पूरी तरह से कृत संकल्प हैं और जहाँ जहाँ गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं हम जांच करके
कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और सबको मैं फिर कहता हूं कि अस्पताल परिसर में मरीजों को भगवान मान करके काम करें और हम सब मिलकर के प्रदेश की चिकित्सा जगत को बहुत अच्छा बनाएंगे। देखिए, जो WHO ने कहा है वो आंकड़े ठीक नहीं हैं। भारत में और उत्तर प्रदेश में सबसे खास बात यह है कि हमारे यहाँ 100% जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है, उसके आधार पर ही हमारे आंकड़े आते हैं। और ये WHO ने जो कहा इसको मैं उचित नहीं मानता हूँ। आगे बढ़ते हैं, खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जेवर कस्बे में दाऊद जी मंदिर पर साप्ताहिक भागवत कथा का समापन समारोह चल रहा था। इसी समापन समारोह में मौजूद पूर्व मंत्री और सांसद महेश शर्मा के भाषण के दौरान सुतली बम आतिशबाजी के दौरान टेंट के गिरने की तस्वीरें आई। अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस घटना के बाद सांसद महेश शर्मा ने पुलिस कमिश्नर से जांच की बात कही है, लिहाजा अब जांच जारी है। मुजफ्फरनगर में देर रात इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बाद में लोगों ने दमकल की गाड़ियों को बुलाया और तब जाकर के आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक लाखों का सामान जल करके खाक हो चुका था। बागपत में हथियार बंद बदमाशों का सरे बाजार आतंक देखने को मिला है। 5 से ज्यादा बदमाशों ने जूते चप्पल के शोरूम में घुसकर शोरूम के मालिक और नौकर के साथ दबंगई की। बदमाशों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से उन पर हमला किया। शोरूम मालिक और 3 नौकर घायल हैं। वारदात के बाद से मौके से ये बदमाश फरार हो गए।